दोस्तों नमस्कार। तीन सच आज आप शुरू में ही जान लीजिए। बिहार का ऐसा सच जिसको लेकर बीजेपी के भीतर भी हड़कंप है और शायद चुनाव प्रचार करने वाले क्या कहें इसको लेकर भी एक असमंजस की स्थिति है। सामान्य तौर पर बिहार का चुनाव जातिगत समीकरणों के आश्रय बटा हुआ रहता था और पारंपरिक राजनीतिक पार्टियां उसी आधार पर वोट मांगती थी, वोट मिलते थे। लेकिन इस चुनाव की हकीकत बिल्कुल अलग है। यह एक ऐसा चुनाव है जिसमें पहली बार परंपरागत तरीके की राजनीति मायने रखती नहीं है। जो लोगों को चाहिए, जो जिस पॉलिटिकल पार्टी के वोट बैंक को चाहिए, उससे हटकर इस बार सोच पैदा हो चली है। तो बिहार के तीन सच हैं क्या? बिहार इस देश के उन राज्यों में है जहां पर सबसे अधिक ग्रामीण जीवन है। रूरल स्टेट जो है वो बिहार में सबसे बड़ा हिस्सा है, लगभग 82%। यानी सिर्फ 18% लोग शहरी मिजाज को जीते हैं। दूसरा सच यह है कि भारत के भीतर अलग अलग राज्यों में जो भी मोबाइल देखते हैं या फिर मोबाइल चलाया जाता है, उसमें बिहार का नंबर पहले 3 स्टेट्स में शुमार होता है। यानी बिहार में मोबाइल को देखने वाले और मोबाइल के आश्रय अपनी जिंदगी को धीरे धीरे काटने वाले, उनकी तादाद भी बहुत ज्यादा है। और तीसरा सच जो जाति समीकरण और मंडल की पुरानी राजनीतिक धारा को तोड़कर आगे बढ़ चला है, वो धारा उन राजनीति को प्रभावित कर रही है जो राजनीति बीते 3 दशकों से ज्यादा बिहार की राजनीति को प्रभावित करती चली आई है। तो बड़ा संकट इस बात को लेकर है, क्या वाकई जाति समीकरण मायने रखेंगे या फिर कोई ऐसा वादा हर तबके को प्रभावित कर रहा है जो कि जाति समीकरणों को तोड़कर आगे बढ़ने को तैयार है। वो कौन सी परिस्थिति है और कौन से नारे हैं, उसको जानने से पहले एक बात और जान लीजिए। प्रधानमंत्री मोदी का भाषण तैयार होता है। उस भाषण में जिस जगह पर वो भाषण देने जा रहे हैं, वहां की परिस्थितियों को चुना जाता है, बिहार के जड़ों को खंगाला जाता है और उसके बाद जो भाषण तैयार होता है वो लोगों की भावनाओं से कैसे जुड़ जाए, इसका ध्यान रखा जाता है। और इस प्रक्रिया के भीतर एक सच उभर कर यह भी आ गया, बीजेपी का ना तो कोई चेहरा ना ही भाषण का कोई हिस्सा असर डालेगा। असर डालेगा तो नीतीश कुमार का जिक्र आपको बार बार करना ही होगा। लेकिन बिहार चुनाव में बात इससे बनती नहीं है। असल खेल पहली बार यह भी कल्पना के परे है कि जो दलित समाज है या फिर जो जीतन राम मांझी का वोट बैंक है या फिर जो उपेंद्र कुशवाहा का वोट बैंक है या फिर जो वोट बैंक नीतीश कुमार का ही सही, वो उनकी अपनी जाति कुर्मी से जुड़ा हुआ हो या फिर बीजेपी का ही वोट बैंक जो खास तौर पर पटना और उसके इर्द गिर्द यानी शहरी मिजाज को घेरता है, जो कायस्तों को लेकर है। यह कल्पना के परे है कि बिहार में घूमते वक्त जिले दर जिले आपको एक ही बात नजर आएगी और वो बात है सरकारी नौकरी। हो सकता है यह हवा में उछाला गया नारा हो जिसको तेजस्वी ने उछाल दिया, लेकिन क्या आप यह कल्पना कर सकते हैं कि नौकरी चाहिए, सरकारी नौकरी, और यह सवाल दलितों के भीतर है। दलितों के भीतर ही नहीं बल्कि मांझी के वोट बैंक में भी है, अति पिछड़ा के भीतर भी यह सवाल है और शहरी मिजाज को जीने वाले अपर कास्ट यानी सवर्ण समाज के भीतर भी यह सवाल है, क्या वाकई सरकारी नौकरी मिल सकती है, सरकारी नौकरी मिल जाएगी? सरकारी नौकरी के बारे में किसी ने कहा तो सही। मौजूदा वक्त में घोषित तौर पर 80 लाख नौकरियां अलग अलग डिपार्टमेंट में खाली पड़ी है। तो क्या तेजस्वी ने जो चाल नौकरियों के जरिए चल डाली उसके बाद कुछ भी मायने नहीं रखता है? गांव खेड़े में आप जब घूमेंगे और लोगों से मुलाकात करेंगे तो यहां भी आपको जानकर हैरत होगी। बुजुर्ग महिलाएं हों
या फिर युवाओं के भीतर गुस्सा हो, दोनों परिस्थिति ना तो 5 किलो अनाज देख रही है, ना ही प्रधानमंत्री के नारों के आसरे भावनात्मक तौर पर प्रभावित हो रही है। जिन महिलाओं को इस दौर में एनडीए सरकार ने जो 10,000 रुपए दिए, जो लगभग 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को 5 किलो अनाज मिलता है, जो किसान सम्मान निधि के दायरे में तकरीबन 80 लाख किसान बिहार के आते हैं, जो मुद्रा योजना का दावा करते करते सरकार बताती है कि बिहार में भी जितनी बड़ी तादाद में मुद्रा योजना के तहत पैसे दिए गए वो भी तकरीबन 5-7 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा है। बावजूद इसके नौकरी सरकारी मिलेगी या नहीं मिलेगी, दांव इसी पर लगा है। जाति समीकरण इसी पर टूट रहे हैं। और एक क्षण के लिए जो पुराने लोग हैं जिन्होंने बिहार की राजनीति को कांग्रेस के हाथों से मंडल कमंडल के बाद छीनते हुए देखा, उनसे भी जब आप सवाल करेंगे तो उनके सामने 3 ही सवाल महत्वपूर्ण हैं। पहला सवाल तो यही है कि मंडल की राजनीति ने एक झटके में पिछड़ों को एक बड़े पॉलिटिकल बैंक के तौर पर खड़ा कर दिया और उसके बाद नेता बिहार में आगे बढ़ते चले गए। और पुराने दौर की कांग्रेस की वो राजनीति जिसके दायरे में पिछड़ा हो, दलित हो, आदिवासी हो, अल्पसंख्यक हो, सभी आ जाते थे, वो सब कुछ छिटक गए और कमंडल की एक अपनी राजनीतिक जमीन तो बन ही गई। लेकिन दूसरी परेशानी भरी बात जो पुराने दौर के नेता कह रहे हैं, उनका बहुत साफ मानना है वाकई इस दौर में एक अदद सरकारी नौकरी मिल जाए, इस चाह के भीतर जिस बात का जिक्र हो रहा है उसमें हर किसी को पता है कि 2.5 करोड़ से ज्यादा नौकरियां मिलनी तो मुश्किल है, लेकिन हर दूसरे या तीसरे परिवार को तो नौकरी दी जा सकती है अगर सारे खाली पदों को भर दिया जाए। और जो रोजगार की व्यवस्था इंडस्ट्रीज के जरिए या फिर जो भी डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए प्राइवेट सेक्टर में भी देने का जिक्र है, अगर सबको जोड़ दिया जाए तो तकरीबन 1.25 से 1.5 करोड़ नौकरियां तो बिहार में निकल जाएगी। यानी हर घर के भीतर एक नौकरी हो और वो परमानेंट हो और सरकारी हो। इससे हटकर किसी को क्या वाकई कुछ नहीं चाहिए जो इससे पहले चलता था? तो यहां पर वो दूसरा सवाल उभर कर आता है जो इस देश के सच में बिहार समाया हुआ है, वो है मोबाइल फोन। जो जानकारी, जो सूचना, जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी कह लीजिए या फिर अलग अलग राजनीतिक दलों के द्वारा जो भी ऐलान कर लीजिए और जो भी देश का सच प्रधानमंत्री मोदी के जरिए ही निकल कर आता हो, बीजेपी के आईटी सेल के जरिए निकल कर आता हो, कांग्रेस के सेल के जरिए निकल कर आता हो, या फिर अपने तौर पर जो भी मोबाइल फोन पर बिहार के बारे में रेंग रहा है, उसमें बिहार को इस बात की जानकारी हर बच्चे बच्चे को है कि बिहार का सबसे ज्यादा युवक प्रवासी मजदूर होकर दूसरे जगह पर नौकरी करने जाता है। हर बच्चे बच्चे को जानकारी है कि हर जगह पर नौकरियों की तुलना में बिहार लगभग 1:4 के रेशियो में है। यानी अगर 100% किसी राज्य में नौकरियां हैं तो बिहार में वो 25% है। और बिहार को अगर दांव पर मौजूदा वक्त की राजनीति राष्ट्रीय स्तर पर लगाने को तैयार हो चुकी है तो रोजगार तो मिलना ही चाहिए। और ध्यान देने वाली बात यह भी है कि जिस वक्त प्रधानमंत्री मोदी ने 2013-14 में रोजगार का जिक्र किया था, उस वक्त के आंकड़े बहुत साफ तौर पर बतलाते हैं कि बहुमत के साथ बीजेपी जो सत्ता में आई थी उसके पीछे कोई विकास का जिक्र नहीं था, कोई मनमोहन सिंह के दौर के करप्शन का जिक्र नहीं था, बल्कि युवा एकजुट होकर एक साथ प्रधानमंत्री मोदी बन जाएं, रोजगार दे देंगे, उन हाथों में बात चली गई। यानी यह एक ऐसा तुरुप का पत्ता है जिसको लेकर प्रधानमंत्री का भाषण तैयार करने वालों की कलम भी रुक रही है। वो नहीं समझ पा रहे हैं कि छठ का जिक्र अगर ये कहकर करेंगे कि राहुल गांधी ने छठ को लेकर जिस वक्तव्य का जिक्र किया वह बिहार की संस्कृति, बिहार की आस्था से खिलवाड़ है, लोग नहीं मानेंगे।
इस आधार पर भी नहीं मानेंगे कि एक वक्त जंगल राज था। इस आधार पे भी नहीं मानेंगे कि 20 साल में उस पुराने 15 बरस को नीतीश कुमार के सुशासन ने बदल डाला। दरअसल यह पूरी प्रक्रिया 2015 में आकर ठहर जाती है, क्योंकि 2010 का चुनाव नीतीश कुमार के सबसे ऊपर उफान पर था और वहीं पर महिला सशक्तिकरण और महिलाओं को एकजुट करने की सोच नीतीश कुमार के भीतर पैदा हुई। और 2015 में लालू और नीतीश एक साथ थे तो वो मंडल की चरम था, जहां पर जातीय समीकरणों के आश्रय जो वोट बैंक तैयार हुआ उसने 2015 के चुनाव को बाखूबी जिया है। 2020 के चुनाव की परिस्थितियों में एक परिवर्तन की सोच जरूर थी, लेकिन विजन गायब था कि क्यों परिवर्तन होना चाहिए। और उस वक्त दिल्ली की ताकत नीतीश कुमार के पीछे जिस तर्ज पर खड़ी थी और जो चुनाव की पूरी प्रक्रिया है उसके अनुकूल करने के लिए वो कैसे काम कर रही थी, यह पूरा नजारा 2020 के चुनाव में हर किसी ने देखा, समझा, परखा। और वो दौर कोविड काल की परिस्थितियों से भी जूझने की स्थिति में लगातार एक लड़ाई लड़ रहा था। लेकिन 2025 का चुनाव खुले तौर पर 3 बातों से प्रभावित है। पहला सवाल तो यही है, जाति छोड़िए, नौकरी दे दीजिए। जो जानकारी और जो सूचना मोबाइल के जरिए भी मिल रही है या अलग अलग माध्यमों से मिल रही है, उसमें जो मीडिया की मौजूदगी है वो दरअसल सत्ता के लिए काम करती है। और इस दौर में जब सब कुछ बंट चुका है तो सवाल यह नहीं है कि मुसलमान बिहार में अपने आप को कितना कमजोर समझ रहा है और मुसलमान के वोट बैंक को लोग इस नजरिए से देखें कि वह बीजेपी के पक्ष में तो नहीं जाएगा, लेकिन बीजेपी के कैंडिडेट को हराने वाली पार्टी के साथ चला जाएगा, तो उसमें आपको थोड़ा सा संशोधन अब करना होगा। यानी मुस्लिम वोट बैंक बीजेपी के साथ खड़े राजनीतिक दलों के हक में भी जाएगा, यह भी एक सवाल हो गया। वो नीतीश कुमार हो सकते हैं, वो चिराग पासवान हो सकते हैं, वो जीतन राम मांझी हो सकते हैं, वो कुशवाहा हो सकते हैं। यानी बिल्कुल हट के आने वाली परिस्थिति में सवाल पासवान के भीतर भी, जो पासवान समाज है बिहार के भीतर, उसके भीतर भी एक सवाल है, क्या वाकई सरकारी नौकरी मिल जाएगी? सरकारी नौकरी का मिलने का मतलब है कि कम से कम 3 पीढ़ियों को राहत। एक तो जिसको नौकरी मिलेगी, एक जो नौकरी से रिटायर हो चुका है, जो मां बाप की श्रेणी में आते हैं, और तीसरा जो बच्चों का जिक्र हो रहा है कि बच्चों का भविष्य क्या होगा। और जो हमारी टीम ने पूरा एनालिसिस किया है बिहार सरकार द्वारा उस रिपोर्ट को लेकर, जो कास्ट सेंसस के आधार पर खड़ी की गई, जो प्रवासी मजदूर जो खास तौर से 2020 के बाद कोविड के बाद की परिस्थिति में जो लौटे थे और उनमें से ज्यादातर लोगों ने अपने नाम मनरेगा से जोड़ लिए थे, और तीसरी परिस्थिति है कि कास्ट दर कास्ट जो रोजगार की परिस्थितियां हैं, उसके भीतर यह सवाल कहीं ज्यादा बड़ा हो गया है कि जाति समीकरण के आश्रय अगर यह पैमाना लेते हैं कि हमारी जाति का व्यक्ति एमएलए बन जाएगा, मंत्री बन जाएगा तो रोजगार दे देगा, जी नहीं, ऐसा नहीं है। हालांकि इस दायरे के भीतर में यादव भी आते हैं। अपने तौर पर बिहार में पिछड़ा तबके में यादव सबसे बलिष्ठ और एक लिहाज से बड़े ही ताकत के साथ उनकी मौजूदगी है, और वो टक्कर देती है स्वर्ण समाज को भी, यानी ऊंची जातियों को भी टक्कर देती है। कायस्तों के भीतर की परिस्थिति रोजगार के तौर पर जो मजबूत है शहरी आधार पे। लेकिन फिर अगला सवाल, शहर का मिजाज तो 18% का है, ग्रामीण बिहार तो लगभग 82% है। प्रति व्यक्ति आय, प्रतिदिन कमाई के साथ साथ जिंदगी जीने के तरीकों में जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए वो गांव और शहर की तुलना में लगभग 1:3 के रेशियो में है। 1:3 का रेशियो मतलब अगर 3 अस्पताल हैं शहर में तो उससे सटे हुए गांव में 1 अस्पताल होगा जो शहर से नजदीक में है, और उसकी जनसंख्या के हिसाब से जोड़िएगा तो गांव में रहने वाले लोगों को शहर के मुकाबले जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर स्कूल और अस्पताल का मिलता है
वह भी शहर की तुलना में लगभग 12 से 18% के बीच ही रेंगता है। बाकी तमाम सुविधाओं के लिए उनको शहर आना पड़ेगा। वो शहर पटना हो सकता है, वो शहर मुजफ्फरपुर हो सकता है, वो शहर दरभंगा भी हो सकता है, वो शहर मोतिहारी हो सकता है, वो शहर आरा भी हो सकता है, वो शहर खगड़िया भी हो सकता है। लेकिन जब आप किसी जिले हेडक्वार्टर का जिक्र सिर्फ कर रहे हैं तो उसकी बेसिक जो इंफॉर्मेशन है वो और ज्यादा डराने वाली है। किसी भी जिले के जिले हेडक्वार्टर के भीतर जो लोगों की रिहाइश है उनकी संख्या बाकी जिले के भीतर आने वालों की तुलना में सिर्फ 25% है, यानी 4 गुना कम है। और काम और रोजगार के लिए उनको जिस स्थिति में अपने आप को जोड़ना पड़ता है, कोई टेम्पो चला रहा है, कोई बस चला रहा है, कोई उसमें खलासी का काम कर रहा है, कोई ड्राइवरी कर रहा है, कोई मोटरसाइकिल से चीजों को कर रहा है, कोई ट्रैक्टर चला रहा है। इन सारी परिस्थितियों को अगर जोड़ते चले जाइएगा तो इनके भीतर की जो परिस्थिति है उसमें फिर वही सवाल सबसे आगे है, नौकरी कौन दे रहा है। यह दांव तेजस्वी के जरिए कुछ इस तर्ज पर चला गया है जिसमें वो प्रधानमंत्री मोदी का भाषण हो, वो राहुल गांधी का भाषण हो, वो नीतीश कुमार का भाषण हो, वो चिराग पासवान का भाषण ही क्यों ना हो, इन भाषणों के लब्बो लुबाब में भी 3 ही बातें रेंगती है। एक, डेवलपमेंट। लेकिन उस डेवलपमेंट का असर 20 बरस में लोगों तक कहां तक पहुंचा, यह बिहार में अपने आप में सवाल है। दूसरा सवाल, डेवलपमेंट के बाद जो निकल कर आता है वो जंगल राज का आता है। तो 15 बरस पहले जो परिस्थितियां बिहार के भीतर रोजगार को लेकर थी और 20 बरस के बाद जो रोजगार को लेकर है, उसका मसला सिर्फ इतना कुछ है कि लगभग बिहार में जितने रोजगार चल रहे थे जो सरकारी तौर पे थे उसमें लगभग 6.5 लाख लोगों की कमी आ गई। जो सरकारी प्रोजेक्ट के साथ जुड़कर काम करते थे उनकी जो संख्या उस वक्त की जनसंख्या के लिहाज से थी और मौजूदा वक्त की जनसंख्या के लिहाज से जो रोजगार है उसका परसेंटेज 6.5 लाख लोग कम हो जाते हैं, यानी रोजगार भी कम हो गए। प्रवासी मजदूरों की परिस्थिति जो 2005 से पहले थी और 2025 में जो है उसके भीतर का इजाफा 72% का है। यानी इस तेजी के साथ बिहार के भीतर इस चुनाव को लेकर सवाल क्यों बढ़ा है? यह इसलिए बढ़ा है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रीय नीतियों को बिहार में रखकर अपनी योजनाओं का गुणगान करते हुए प्रधानमंत्री मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और बीजेपी के तमाम नेताओं की कतार और उसी योजनाओं के आश्रय चिराग पासवान का बिहार को लेकर आगे बढ़ने की सोच। वही चिराग पासवान का संकट है कि वह बिहारी फर्स्ट तो कहते हैं लेकिन उसकी अगुवाई नीतीश कुमार के हाथ में दे देते हैं। जिस नीतीश कुमार के दौर में जो कुछ हो रहा था, वो हत्या का दौर हो, बलात्कार का दौर हो, जो भी परिस्थिति अपराधियों से जुड़ी थी उसको लेकर वो विरोध कर रहे थे। लेकिन इस दौर में उनके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। जिस नीतीश कुमार को खारिज करने के लिए बीजेपी की पूरी रूपरेखा बनती चली गई और मैसेज कन्वे होता चला गया, वो बीजेपी के सामने भाषण प्रधानमंत्री का लिखते समय संकट आया कि कम से कम हर भाषण में आपको 3 बार नीतीश कुमार तो बोलना ही होगा। नीतीश कुमार की अगुवाई में, प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में एनडीए ये चुनाव बिहार में लड़ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई, वह तो सीएम बन नहीं सकते हैं, और नीतीश कुमार की अगुवाई उनके साथ, तो नीतीश कुमार तो सीएम ही है, तो फिर वो दोबारा सीएम क्यों नहीं बन सकते हैं? ध्यान दीजिए, कल भी गृह मंत्री एक इंटरव्यू दे रहे थे एक न्यूज चैनल को। उसमें सवाल सिर्फ इतना था, क्या नीतीश कुमार अगले मुख्यमंत्री होंगे? गृह मंत्री का जवाब था, हम उनकी अगुवाई में चुनाव लड़ रहे हैं। सवाल फिर पूछा गया, क्या वो अगले मुख्यमंत्री होंगे? गृह मंत्री ने कहा, मैंने कह दिया ना, हम उनकी अगुवाई में चुनाव लड़ रहे हैं। इस मैसेज के बीच पॉलिटिशियन जाए या ना जाए, मीडिया जाए या ना जाए, लेकिन बिहार के लोग जा चुके हैं। और यही संकट प्रधानमंत्री के बिहार की रैलियों को लेकर मुश्किल हालात पैदा कर रहा है। इसीलिए प्रधानमंत्री की रैलियों में अगर नीतीश कुमार का ही जिक्र होना है,
बिहार की रैलियों में अगर सरकार को अपनी योजनाओं को बताने से बचना है और प्रधानमंत्री की अपनी उपलब्धि भावनात्मक तौर पर लोगों को जोड़ने की है और लोग जुड़ रहे हैं रोजगार को लेकर, तो फिर दो मैसेज इस चुनाव ने खुले तौर पर दे दिए हैं। पहला मैसेज, बिहार का यह चुनाव पुराने तमाम चुनावों से बिल्कुल हटकर है। इसका लाभ जन स्वराज पार्टी को मिल रहा है। दूसरा सवाल, बिहार का यह चुनाव जाति समीकरणों को तोड़कर अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए किसी अगले चुनाव के वादों के इंतजार के बगैर इस चुनाव में क्या वाकई सरकारी नौकरी के दांव पर चलने को तैयार है? इसका लाभ तेजस्वी और जन स्वराज को मिलेगा, क्योंकि जन स्वराज यह वादा कर रही है कि कोई भी वापस प्रवासी मजदूर होकर नहीं जाएगा, उसकी जगह बिहार में ही रहेगी। और इन दोनों से जुड़ा हुआ तीसरा सवाल, बिहार के चुनाव में लोगों की भावनाओं से ना तो प्रधानमंत्री मोदी जुड़ पा रहे हैं, ना ही राहुल गांधी जुड़ पा रहे हैं, ना ही अमित शाह जुड़ पा रहे हैं, ना ही चिराग पासवान जुड़ पा रहे हैं, ना ही जीतन राम मांझी जुड़ पा रहे हैं, ना ही लेफ्ट की पूरी कतार जुड़ पा रही है। और शायद इसीलिए यह चुनाव पुराने तमाम चुनाव से हटकर है। भीड़ को सिर्फ मत देखिए, भीड़ की व्यवस्था हो सकती है, लेकिन जो जरूरतें बीते 10 बरस के भीतर बिहार में उन युवाओं के सामने से चलती चली गई जो 18 बरस के हुए थे 2014 में, और आज की तारीख में वो 28-29 साल के हो गए हैं। इस कतार में खड़े होकर जरा सोचना शुरू कीजिए, वह 80 लाख युवा क्या सोच रहा है जिसके हाथ में डिग्री है, और उन 80 लाख से सटा हुआ लगभग 45 लाख युवा क्या सोचेगा जो 10वीं पास कर चुका है लेकिन उसे अब रोजगार चाहिए। बस इसी बात पे आप बिहार में पूर्ण विराम लगा दीजिए, क्योंकि राजनीतिक तौर पर भाषणों का लल्लो-लुबाब टेलीविजन स्क्रीन पर रेंगेगा जरूर, इसीलिए आज हमने आपको किसी के भाषण की कोई आवाज नहीं सुनाई, क्योंकि बिहार के जिलों के भीतर के ग्रामीण हिस्सों में जो मानसिकता रेंग रही है वो इस चुनाव में अस्थायित्व चाहती है, परिवार का हित चाहती है, उसके लिए अगला चुनाव देखना नहीं चाहती है, सब कुछ इसी दौर में चाहती है, और ये कौन देगा तय यही हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।